नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। जहां तक गठबंधन की सरकारों को बनाने के अनुभव का सवाल है, बिहार को खासा अनुभव है। अगर हम कहें कि देश में गठबंधन की सरकारों की शुरुआत बिहार से हुई है तो बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। 1967 से 1969 तक 6 सरकारें 2 साल के भीतर बन गई थी और उसके बाद तो फिर आप जानते ही हैं जो सिलसिला है। 89 के बाद तो कोई ऐसी सरकार ही वहां नहीं बन पाई है जो बिना गठबंधन के है। लेकिन बावजूद इसके गठबंधन के पेच कुछ ऐसे हैं कि आप कितने भी अनुभवी रहें, हालत तो खराब ही हो जाती है जब चुनाव आते हैं। गठबंधन साधा कैसे जाए, और आज स्थिति यही है बिहार में। कितने दिन बचे हैं नॉमिनेशन के शुरू होने में? 1 तारीख से शुरू होने वाला है, 2 दिन या 3 दिन, और इस अवधि में अभी तक आपको ये पता नहीं है कि आपका उम्मीदवार कौन है, किस जगह पे, आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ यही स्थिति है, चाहे बात महागठबंधन की कर लें या बात फिर हम एनडीए की कर लें। सुकेश, ये है क्या? इतने गठबंधन सरकार बनवाती है बिहार, केंद्र में, राज्य में, फिर भी गठबंधन का पेज इस बार नहीं सधरा। गठबंधन है तो गांठ भी है, गांठ को सुलझाना आसान नहीं है। और जब महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो तो और भी दिक्कत होती है। जब वो गठबंधन बड़ा होने लगे, बड़ा आकार लेने लगे, बहुत सारे दल आ जाएं तो और भी दिक्कत होती है। जब एक सेट गठबंधन जो है, एक सेट अलायंस जो है, उसको रिजिक करना पड़े आपको, तब और भी दिक्कत आती है। तो ये तमाम दिक्कतें आ गई हैं। और ख़ास तौर पे एनडीए में सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की हो रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है क्या, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि एनडीए गठबंधन में गड़बड़ी कहाँ हो रही है। तो सीधे मुद्दे पे ही आ जाते हैं। एनडीए गठबंधन क्या है? पहले एनडीए क्या है? तो यही क्लियर नहीं हो रहा है कि एनडीए क्या है। क्या एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी प्लस हम, ये एनडीए है, या एनडीए है बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी? तो पहले तो ये समझा लें कि कायदे से तो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन का पार्ट है। हम जो है वो बैगेज हैं जेडीयू के। ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ। आप जब भी सुनेंगे तो बीजेपी के नेता भी आपको कहेंगे कि हम तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चौथी पार्टी शामिल हो चुकी है, वो पार्टी जिसके साथ वो चुनाव पहले लड़ चुके हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं करते हैं। तो एनडीए को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। दूसरी परिस्थिति क्या है कि बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी प्लस हम प्लस आरएलएसपी। मैं आरएलएसपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भी नॉक कर रहे हैं, वो महागठबंधन छोड़ चुके हैं। और जो बयान आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि वो एनडीए में एंट्री चाहते हैं। नीतीश कुमार ने उनको भी बीजेपी के द्वार पे खड़ा कर दिया है कि आप बीजेपी से बात कर लीजिए। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसी स्थिति होती है तो 5 दल हो गए। अब इसमें पेंच क्या है? अब पेंच ये है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। 243 सीटें हैं। एक आपका जो पहले से पार्टनर है उसके हिस्से में सीटें कम पड़ रही हैं क्योंकि जेडीयू आ गई 2017 में। तो ऐसे में और भी पार्टनर को अपने गठबंधन के भीतर लेना वो और भी पेचीदा हो जा रहा है। इस बीच चर्चा ये हो रही है कि एलजेपी 143 सीटें लड़ेगी। जानकारी ये है कि कल जेपी नड्डा की चिराग पासवान से बातचीत हुई है, लेकिन उस बातचीत का कोई असर है क्या? कहीं सतह पे, सरफेस पे कुछ ऐसा दिख रहा हो कि सही डायरेक्शन में जाने लगी हो चीजें उस बातचीत के बाद? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आज भी मुलाकात की कोई खबर नहीं। उनके पार्टी की टूटने की खबरें क्या है? अंदर से विरोध हो रहा है। पहले इसको अंदर समझ लेना चाहिए। अगर एलजेपी बाहर निकलती है, मतलब एलजेपी अगर उस गठबंधन का हिस्सा न बनना चाहे बिहार में, जबकि वो बिहार की ही पार्टी है, तो फिर क्या होगा? तो फिर एनडीए होगा बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस हम, और अगर आरएलएसपी एंट्री पा गई तो फिर वो एनडीए गठबंधन हो जाता है बिहार में। अब एलजेपी क्या करेगी? अगर एलजेपी, जो कि उसका विरोध है नीतीश पे कि नीतीश चेहरा नहीं है,
वो कह रहे हैं बीजेपी आप ज़्यादा सीटों पे लड़िए, क्योंकि नीतीश का परफॉर्मेंस उनको लगता है कि जनता उनको नहीं मान रही है, हम उनको नहीं मानते, एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। नीतीश का लड़ना जो है वो एनडीए के लिए श्रेयस्कर नहीं है। प्रधानमंत्री कमिट कर चुके हैं, जेपी नड्डा कह चुके हैं, अमित शाह पहले कह चुके हैं जब अध्यक्ष थे कि हम इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो देयर इज नो गोइंग बैक। ऐसी स्थिति हो गई है कि वो उस करार से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ऐसे में पासवान क्या करेंगे? तो समीकरण दो सूरत है कि एनडीए से बाहर चली जाए एलजेपी, या फिर एलडीए में बनी रहे और बिहार में अकेले लड़े, जैसा कि उन्होंने यूपी के समय किया था। क्या यह पॉसिबल है? अधिकतर लोग कहेंगे, राजनीतिक जानकार, विश्लेषक, कि यूपी और एनडीए में एक बेसिक फर्क है। बेसिक फर्क यह है कि वो एक लुंजपुंज सा गठबंधन था, उसमें कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं थी कि वो पासवान को कह सके कि आप आरजेडी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। शायद ये गठबंधन ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर क्या रास्ते हैं? रामविलास पासवान मंत्रिमंडल से बाहर हो जाए, और दूसरा समर्थन करते रहे वो सरकार को, क्योंकि बीजेपी के साथ एक ट्रस्टेड अलाई के तौर पे वो न सिर्फ दिखना चाहते हैं, बीजेपी भी उनको जोड़कर रखना चाहती है। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें शिवसेना के बाहर चले जाने के बाद और अब अकाली दल के बाहर चले जाने के बाद वो एक ट्रस्टेड अलाई खोना चाहेंगे नहीं, क्योंकि देश भर में इसका एक बुरा असर जाएगा कि वो अपने सहयोगियों को संभाल कर नहीं रखते हैं। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है कि एनडीए है क्या, एनडीए में है कौन, और अगर एलजेपी छिटकती है तो होगा क्या? अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कमिट कर चुके हैं नीतीश कुमार को, जब तब के अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि हम नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और उसी बात को मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी दोहरा दिया है, फिर बार बार नीतीश के नाम पर जो विरोध दर्ज कर रहे हैं चिराग पासवान, उसके क्या मायने हैं? सब कुछ तो कहा जा चुका है। वो एस्केलेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोई अनभिज्ञ है परिस्थितियों से, ऐसा नहीं है। वो जानबूझकर एस्केलेट कर रहे हैं। उनके दिमाग में कोई प्लान बी है क्या? सवाल सीधा ये उठता है। वो प्लान बी क्या हो सकता है? उसकी चर्चा हमने की कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम 143 सीटों पे लड़ेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के परफॉर्मेंस से हम खुश हैं, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो उनके हिसाब से सरकार नीतीश कुमार है, तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे और उनके खिलाफ चुनाव में प्रचार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो खैर पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि उनके पास रास्ते क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर एक आध दो दिन में स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, तब आप समझकर चलिए कि उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया है। पहली जो उनकी मजबूरी लगती है कि अपने काडर को उनको अपने एक साथ रखना है। वो 42 सीटों पे लड़े थे। अब जो गठबंधन का सूरत हाल मैंने बताया कि बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी प्लस आरएलएसपी प्लस हम, तो वो बहुत स्क्वीज करके छोटा हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है। फिर आप चले आते हो 15 सीटों पे, 20 सीटों पे, 22 सीटों पे, तो जो कही जा रही थी कि 30-35 सीटें मिलेंगी, अब उससे भी नीचे आने का सवाल है क्या? तो वैसे में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि हम 143 सीटों पे चुनाव लड़ें, बेशक हम बाहर हो जाएं, मंत्रिमंडल से भी बाहर हो जाएं अगर होना पड़े तो, क्योंकि नैतिक तौर पे कि आप गठबंधन में बने रहें और वहां उसी स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं जहां से आपके सांसद चुनकर आते हैं, प्राइमरीली आप वहीं के पार्टी हैं, और उसके बाद आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं अपने ही मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ, तो शायद उनको बाहर आना पड़े। तो वैसे में एक सूरत और होती है, उसको भी समझाना चाहिए। मान लीजिए कि बराबर बराबर सीटें, हम लोकसभा का फॉर्मूला ही लेते हैं कि 122 और 121 सीटों पे तय होता है कि हम बराबर सीटों पे लड़ रहे हैं। तो 122 अगर मान लीजिए कि जेडीयू को मिलती है, उनके विधायक ज्यादा है तो एक सीट ज्यादा सिंबॉलिक चलिए जेडीयू को दे देते हैं। 122 में लगा लीजिए कि 115 जेडीयू लड़ ले, साथ हम पार्टी लड़ ले। फिर इस तरफ क्या रास्ता बचता है कि बीजेपी
प्लस आरएलएसपी। एलजेपी हट गई है तो हो सकता है कि आरएलएसपी को एकोमोडेट कर लिया जाए। तो चलिए 10 सीटें लगा लीजिए उनके लिए। अभी उनकी एंट्री नहीं हुई है, हम सिर्फ कयास की बात कर रहे हैं। फिर से आपको बता दूं कि ये जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वो नॉक कर रहे हैं, और अब चूंकि एलजेपी चली गई है तो आरएलएसपी की एंट्री हो सकती है अगर नीतीश कुमार हामी भर दे तो, बीजेपी भी तैयार हो जाए तो। शुरुआती जानकारी यह है कि बीजेपी बहुत कीन नहीं थी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, मैं बार बार कहता हूं कि परफॉर्मेंस और दावा मैच नहीं करता, और वो एक तरीके से यूपीए में जब उनको वो स्थान नहीं मिला तब वो बाहर आए हैं। तो क्या बीजेपी वो देने को तैयार होगी? अगर मान लीजिए कि देने को तैयार हो गई तो ये लगा लीजिए कि 111 सीटें बीजेपी लड़ रही है और 10 सीटें आरएलएसपी को दे दें, तो ये बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। जितनी जेडीयू लड़ रही है करीब करीब उतनी ही बीजेपी लड़ रही है। और एलजेपी ये कहते हुए मैदान में उतर जाए कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे, हम इनकम्बेंट गवर्नमेंट मानते हैं नीतीश कुमार को, ये शासन 15 साल नीतीश कुमार का था। ये भी आधा सच होगा, जब आप साथ में सरकार में हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी को आप अलग कर दीजिए, जेडीयू को अलग कर दीजिए। लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि आजकल जो रूल है वो बड़ा सेंट्रलाइज्ड रूल है, चाहे कोई भी करे। नरेंद्र मोदी भी इसी फॉर्मूले पे काम करते थे, यही उनका एक जो थॉट था उनकी वर्किंग के पीछे, वो बेसिक थॉट यही था। नीतीश कुमार को भी वैसा ही माना जाता है। तो वैसे में आप ये कहते हुए लड़े कि हम जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को हम जो विकास नहीं हुआ उसके लिए हम दोषी मानते हैं। बाद में अगर उनको कुछ सक्सेस मिलता है तो वो बीजेपी के साथ मिल जाए। ये सब दूर की कौड़ी है, लेकिन ये समझना जरूरी है एनडीए का गणित समझने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो क्या ये हो सकता है क्या? तो ऐसे में बीजेपी का एक अपर हैंड हो सकता है कि बीजेपी अगर अच्छी खासी सीटें जीत कर आती है, कुछ सीटें एलजेपी भी जीत ले, आरएलएसपी उनके साथ हो जाए। पिछली बार भी ये लोग साथ थे, आरएलएसपी का सिर्फ 1 विधायक जीता था, एलजेपी का 2 विधायक जीता था, बीजेपी के 53-54 विधायक जीते थे। हो सकता है इस बार अच्छा कर जाए। तो ये एक पोटेंट गठबंधन बनेगा जो शायद जेडीयू और हम के का जो अलायंस विद इन अलायंस है उससे बेटर हो न्यूमेरिकली। तो क्या ये करने की कोशिश है क्या? तो ऐसे में तो आप मुझे एक दृश्य ऐसे दिखा रहे हैं कि एलजेपी का जो लड़ाई है और वो जनता दल यूनाइटेड के नेता के खिलाफ जो भी लड़ाई उनकी है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिखाते हुए दिख रही है। जब आप न्यूमेरिकली कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और एल एलाइज के साथ न्यूमेरिकली जेडीयू और हम से ज़्यादा बेहतर प्लेस होती है, और उसमें अगर एलजेपी भी जुड़ा जाती है तो फिर एलजेपी की जो बगावत है वो तो भारतीय जनता पार्टी के फायदे की बात है ना। तो आपने एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुछ कहा क्यों? मैंने ये एक्सप्लेन किया कि एलजेपी की इस लड़ाई के पीछे ये हो सकता है, और मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर इनको सक्सेसफुल मान लिया जाए थ्रू आउट कि ऐसा ही हो जाता है तो तब की बात कर रहा हूं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार लें और अपने दम पे वहां 20, 25, 30 सीटें जीत जाएं। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं। वो 2 ध्रुवीय राजनीति जो है वो बिहार की हो गई है। पर वो स्थिति में होगा क्या कि एक जगह हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, नंबर ऑफ सीट्स वो 100 या 110 जैसा आप बता रहे हैं, और दूसरी 122 या 135 सीटों पर हम देख रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हैं और जनता दल यूनाइटेड के भी उम्मीदवार खड़े हैं, आरजेडी का उम्मीदवार तो है ही वहां पर। तो वहां पे वो जो त्रिकोणीय फाइट होता है और बाकी जगहों पर जो है वो 2 वे फाइट हो जाता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी के फाइट को त्रिकोणीय बना देने से जनता दल यूनाइटेड को क्या नुकसान आपको लगता है और आरजेडी को क्या फायदा लगता है? देखिए, पहला तो मुझे लगता है कि जब जब ऐसे प्रयोग हुए हैं वैसे में बिहार ने बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। जब 2 पोटेंट गठबंधन हो, एक तरफ कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट, अब कहा जा रहा है कि वीआईपी भी उसमें शामिल हो जाएगी, वो कम सीटों पे हो लेकिन शामिल हो जाएगी। तो उन्होंने एक फॉर्मलाइज कर लिया, एक बड़ा गठबंधन उस तरफ है जिसको महागठबंधन कहें, और एक बीजेपी जेडीयू
का गठबंधन इस तरफ है मोटे तौर पे, बाकी छोटी पार्टियों को छोड़ दें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि लड़ाई इन दो पार्टियों के बीच की होगी। उसमें एलजेपी बहुत बड़ा प्ले में आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। उनका पुराना परफॉर्मेंस के आधार पर मैं कह सकता हूं, और आंकड़े ये बताते हैं कि 2005 से वोट प्रतिशत भी उनका कम हुआ है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सीट लड़ने का जो उनका अनुपात था वो भी कम हुआ है, लेकिन सीटों में भी वो परिवर्तित नहीं हो पाया। तो एलजेपी सक्सेस स्टोरी नहीं रही है। क्या चिराग पासवान के दिमाग में ये है कि उन्हें अभी बहुत लंबी राजनीति करनी है? उनके पिताजी का पॉलिटिकल करियर जो है, ही इज एट हिज फैग एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। इन्हें अभी 30-40 साल आराम से राजनीति करनी है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को अपना प्रोफेशन बना लिया है। ऐसे में अगर उनको हाशिए पे ले जाया गया, अगर वो कॉर्नर्ड हो गए, मार्जिनलाइज्ड हो गए, तो वो बहुत दिनों तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि किसी गठबंधन के साथ वो सांसद बनकर चले आए, लेकिन उनका बिहार में वो से नहीं होगा। वो बिहार में एक बड़ा से चाहते हैं। क्या उन्होंने ग्राउंड पे उसके लिए काम किया है? ये बिहार के लोग अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि बिहार में अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी को, एलजेपी को इंडिपेंडेंटली अपने दम पे चुनाव लड़ाते हैं, तो क्या उनमें उम्मीद की किरण देखते हैं लोग कि एलजेपी को हम जिताकर भेजेंगे? और चलिए ये मान के भी कि एलजेपी दरअसल बीजेपी का पार्ट होगी, इसलिए एलजेपी को जिता देते हैं, जेडीयू को छोड़ दीजिए। तो एक तरफ ताकत लगे कि बीजेपी जीत जाए, दूसरी तरफ ताकत लगे कि एलजेपी जीत जाए। ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है। पर एक बात मुझे याद पड़ती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा हुआ था कि बीएसपी जब अपने पांव जमा रही थी, उस वक्त उसने कहा कि हम अकेले इसीलिए लड़ेंगे ताकि हम लोगों को हरा पाएं, क्योंकि जब तक हम हराने की स्थिति में नहीं होंगे, हम जीतने की स्थिति में कतई नहीं आ पाएंगे, हमें कोई पहचानेगा ही नहीं। और उसके बाद स्थिति ऐसी आई कि बाद में मुलायम सिंह यादव ने भी बसपा के साथ 90 के दशक में सरकार बनाई, जो कि कल्पना से परी थी। जब उस वक्त कांसीराम अकेले चुनाव लड़ा करते थे, वो इलाहाबाद से कभी कभी दूसरी जगहों से लड़ जाया करते थे। मुझे ये दृश्य कहीं गलत तो नहीं दिख रहा है कि कई सीटों पर जेडीयू के डिफीट की वजह बनकर के भी वो अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है, उसमें भी वो जीत देखना चाहती है। आपके पहले सवाल का जवाब पहले देता हूं। बीएसपी और एलजेपी में पैरेलल खींचना गलत होगा। मैं आज की तारीख की बीजेपी नहीं कह रहा हूं, बीएसपी नहीं कह रहा हूं। मैं काशीराम जब जिंदा थे उस समय की बात कर रहा हूं। जो बीएसपी उन्होंने खड़ी की थी, जो DS4 से लेकर तमाम जो उनका मूवमेंट था, वो एक राज्य तक महदूद नहीं थे। हर प्रदेश में उनका एक संगठन था, मजबूत संगठन था। आपने कहा कि जब तक हम हराने की स्थिति में नहीं होंगे तब तक हम जीतने की स्थिति में भी नहीं होंगे। हरवाने की स्थिति में नहीं होंगे तब तक हम जीतने की स्थिति में नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने फील्ड में बहुत काम किया, ग्राउंड पे बहुत काम किया था, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार के कुछ पार्ट जो यूपी से लगे हुए हैं, वो बिहार में भी अलग अलग जगहों पे भी शायद वो उतने स्ट्रांग फोर्स न रहे हों, लेकिन बिहार का भी एक लिमिटेड एरिया, वहां पे पूरी ताकत के साथ लड़ते थे। आज भी उनका संगठन है। एलजेपी और बीएसपी में इस तरीके से समानांतर खींचना वो शायद उचित नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि क्या जेडीयू को हरवाने के हाँ। इसमें काम आएंगे क्या वो? अगर इतनी लंबी राजनीति के लिए चिराग पासवान तैयार हैं कि ये पहला राउंड है, हम जेडीयू को हरवाएंगे, तो दरअसल वो जेडीयू को नहीं हरवाएंगे, वो एनडीए गठबंधन को हरवाएंगे। पर वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी हो जाए, क्योंकि जब आंकड़े अगर एनडीए की जीत की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा होते हैं और जेडीयू के कम होते हैं, तो कितने भी प्रॉमिसेस हो जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी फिर, क्योंकि उसके पास सीटें ज्यादा हों। नहीं, ये एक नहीं, कई बार बहुत क्लियर किया जा चुका है कि घोषित उम्मीदवार ही हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन पहले मैं कह चुका हूं कि ऐसी स्थिति में कि जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है, तो ऐसे में क्या मोरल अथॉरिटी, और उस मॉरल अथॉरिटी की बात करना ज़रूरी है कि नीतीश कुमार क्या उस अथॉरिटी के साथ काम कर पाएंगे? क्या वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जब दोनों में सीटों का बहुत अंतर हो? अब इसमें हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो सब पॉजिटिव हो जाए। एलजेपी भी अच्छा कर जाए,
बीजेपी भी अच्छा कर जाए, अच्छा नहीं बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट हो जाए और वो कहीं ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि वो जेडीयू को मार्जिनलाइज करने में कामयाब हो जाए। जो कि इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ये तो तब की स्थिति हुई ना जबकि एनडीए जीत की दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। फर्ज करें आपकी इन सब के कंफ्यूजन का फायदा तेजस्वी यादव को भी तो हो सकता है। अगर आरजेडी को इसका फायदा होता है ना, तो जाहिर है कि उनकी स्थिति अपनी वजह से तो मजबूत होती ही है, एनडीए के कंफ्यूजन की वजह से भी होती है, क्योंकि 110 सीटें ऐसी होती है जहां वो बीजेपी से सीधे लड़ रहे होते हैं और 130 या 125 सीटें ऐसी होती हैं जहां पर वो 3-वे फाइट में रहते हैं, जहां एनडीए के वोट डिवाइड हो रहे हैं। तो आप ऐसे दृश्य देख पा रहे हैं जहां पर महागठबंधन को फायदा होता दिखाई पड़ता है। महागठबंधन को कंफ्यूजन का फायदा होगा, लेकिन महागठबंधन को वोटों के रूप में बहुत ज्यादा फायदा इसकी वजह से हो जाए। नहीं, मैं ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं, डिवीजन, वोट डिवीजन से होने वाले फायदे की बात कर रहा हूं कि क्या एलजेपी के पास ऐसा संगठन है पूरे प्रदेश में जहां वो चुनाव लड़ना चाहेगी कि वो इतनी सीटें काट ले, इतने वोट काट ले कि सीधे सीधे वो तेजस्वी यादव का फायदा करा दे। ये बात बिल्कुल है कि अगर एनडीए इंटैक्ट नहीं रहती है, अगर एलजेपी चुनाव मैदान में उतर जाती है और वो बीजेपी जेडीयू कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं है, गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति होगी। कंफ्यूजन मतलब ये कि एनडीए टूट गया, एनडीए में अब एलजेपी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर मैसेज ये जाए कि एलजेपी के साथ बहुत गलत हो गया और कुछ सहानुभूति हो जाए, ऐसा होता हुआ मैं देख नहीं पाता कि चिराग पासवान या पासवान के लिए इस तरह का कोई वेव हो जाए कि वो इतनी वोटें काट लें कि वो किसी का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ऐसे में या तो वो खुद का नुकसान पहुंचाएंगे या फिर अगर वो देखिए, ये अगर आपको बिहार की राजनीति अपने दम पे करनी है और अपनी वहां पैठ बनानी है, फिर ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा, ये ग्राउंड पे काम करने से होगा। ये आपको फिर फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको इस डिस्पेंसेशन से भी लड़ना पड़ेगा। आपको अगर तेजस्वी के साथ नहीं जाना है तो उनके खिलाफ भी एक नैरेटिव बनाकर बिल्ड करके खड़ा होना होगा कि हम एक बदलाव दे सकते हैं आपको, आपके पास बहुत समय है, आप उसके लिए ग्राउंड पे काम करिए। लेकिन इस खेल में कि हम ये गणित करके इस गठबंधन में से एक पार्टनर को मार्जिनलाइज कर दे सकते हैं और उनको रिप्लेस कर दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर जनता तय करेगी कि क्या वो सीरियस प्लेयर के तौर पे है या फिर एक नॉन सीरियस प्लेयर के तौर पे है जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सीटें लड़ रहा है, अपनी वजूद बचाने के लिए लड़ रहा है, अपने वोट के एक्सपेंशन मतलब प्रदेश में अपने एक्सपेंशन के लिए लड़ रहा है। ये जनता देखेगी। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि जनता को ये देखना है कि क्या वो तमाम उपलब्ध विकल्पों से ही चुने या फिर किसी नए चेहरे को जो क्षितिज पर दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या कोई और हो, उसमें से चुने। मजबूत स्थिति मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के तौर पर जाहिर है नीतीश कुमार की तो फिलहाल है ही। अब ऐसे में हमें यह भी देखना है कि इस बार के चुनाव थोड़े अलग हैं, क्योंकि इस बार आपको वो स्टालवर्ट्स बिहार में नहीं दिखाई पड़ेंगे कैंपेन करते हुए। और सारी बातें जो हम लोगों ने की है दरअसल इसी वजह से, क्योंकि ना आपको शरद यादव कैंपेन करते दिखेंगे, ना आपको रामविलास पासवान कैंपेन करते दिखेंगे, लालू यादव भी दिख पाएंगे या नहीं, अभी भी बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में ये जो युवा और नए चेहरे हैं, इनके गुणागणित के बाद नतीजे क्या आते हैं, ये अभी से कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बड़े बड़े पोल पंडित जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर गठबंधनों की तस्वीर तो सामने आए। चलिए, हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, साथ बनाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।